गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फाइनल ईयर का पहला चैप्टर जो पढ़ाया गया था, ठीक है ना, उसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, बोर का विविधता का नियम। इससे पहले मैंने डी ब्रोगली समीकरण वगैरह, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, डी ब्रोगली समीकरण है, उसको सॉल्व वगैरह किया था। फिर अब इसका एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, बोर का विविधता का नियम। ठीक, ये सारी चीजें चल रही है डुकल्टीज में, इसमें डुकल्टीज मतलब द्वैतवाद, ठीक है ना, द्वैतवाद मतलब कण और तरंग की प्रकृति, ठीक है ना, कण और तरंग की प्रकृति मतलब प्रत्येक कण में या प्रत्येक द्रव में कण और तरंग दोनों की प्रकृति पाई जाती है, जिसको हम द्वैतवाद के नाम से जानते हैं, डुअलिटी के नाम से जानते हैं। उसी में आप पढ़ रहे थे, उसी में हमने डी ब्रोगली का समीकरण भी निकाला था और अब हम आगे पढ़ेंगे बोर का प्रयोक्ता का सिद्धांत। ठीक है, तो बोर का प्रयोक्ता का सिद्धांत क्या है? तो जब चीजों पर द्रव पर प्रैक्टिकल्स किए गए, है ना, तो जब द्रव पर प्रैक्टिकल्स किए गए तो उन प्रैक्टिकलों के उपरांत ये पाया गया कि कोई भी द्रव किसी कण के रूप में और तरंग के रूप में वो दोनों तरीके से वर्क करता है, ठीक है ना, दोनों तरीके से वर्क करता है। लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम आई कि जब हम एक्सपेरिमेंट एक कण के रूप में कर रहे होते हैं तो वहां पर वो तरंग की स्थिति को कभी नहीं दर्शा सकता, या फिर अगर हम प्रैक्टिकल किसी तरंग के रूप में कर रहे हैं तो वो स्थिति कण के लिए कभी नहीं दर्शाता। कहने का मतलब ये है कि एक ही टाइम पर एक ही प्रैक्टिकल में यदि हम दोनों चीजों को लें तो वो दोनों चीजें कोई भी द्रव एक साथ नहीं दर्शाती। ठीक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर हम किसी द्रव को एक साथ कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं जिसमें हमने उसको कण भी माना और तरंग भी माना, तो वो प्रैक्टिकल जो है प्रयोगात्मक कार्य है, वो हमेशा हमें यही बताएगा कि वो एक कण की तरह व्यवहार कर रहा है। जबकि अदर प्रैक्टिकल्स में उसका हम कोई अदर उपयोग करते हैं तो वो हमें बताएगा कि वही पार्टिकल एक तरंग की तरह व्यवहार कर रहा है। तरंग में कभी कण नहीं बताया, कण में कभी तरंग नहीं, लेकिन उस द्रव की, उस पार्टिकल की मूल स्थिति के लिए दोनों का होना अति आवश्यक है। अगर हम किसी द्रव की, किसी पार्टिकल की, किसी मैटर की पूर्ण रूप से स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से स्थिति हमें उसकी तभी मिल पाएगी जब हम उसको दोनों प्रैक्टिकल्स में करेंगे। कहने का मतलब हम उसको कण के रूप में भी ज्ञात करेंगे और उसको तरंग के रूप में भी ज्ञात करेंगे। तो जब कण और तरंग दोनों के रूप में हम किसी पार्टिकल को, किसी मैटर को ध्यान रखकर दोनों प्रैक्टिकल्स करते हैं, तभी हमें उस कण की, उस मैटर की वास्तविक स्थिति और वास्तविक पद्धति का पता चलता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी को मात्र कण के रूप में देखते हैं तो तरंग के रूप में नहीं देख पाते, या फिर हम किसी को तरंग के रूप में देखते हैं तो हम कण के रूप में नहीं देख पाते, तो हम उसका अधूरा ज्ञान करते हैं। ठीक, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें दोनों ही चीजों को देखना पड़ेगा। दोनों ही चीजों को देखने के लिए हमें कण की भी आवश्यकता पड़ेगी और उसके द्रव प्रकृति की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो किसी वस्तु को पूर्ण रूप से जानने के लिए हमें दोनों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कण हमेशा द्रव रूप में प्रदर्शित होना चाहिए और द्रव हमेशा कण में। तो ये जो एक दूसरे की प्रकृति है, दोनों की जो प्रकृति है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती है, एक दूसरे को पूरा करती है। ठीक, क्योंकि यदि हम कण के रूप में ज्ञात करेंगे तो वो हमारा अधूरा रहेगा, या फिर हम तरंग के रूप में ही ज्ञात करें तो भी वो हमारा रहेगा। तो अधूरा ना होने के कारण हम उसको पूरा करते हैं। और कोई भी पार्टिकल होता है, कोई भी मैटर होता है, वो दोनों ही चीजों को पूरा करता है। दोनों ही प्रकृति को जब फॉलो करेगा तब वो पूरा मैटर हमारा, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी। तो बोर्ड ने यही बताया कि जो कण होता है और जो तरंग होती है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, तभी हम
ओके, तो बोर का पूर्वोत्तर सिद्धांत यही कि वो एक दूसरे के ऊपर पूर्ण रूप से आधारित होते हैं। किसी की पूर्ण जानकारी के लिए हमें किसी एक फंक्शनल से नहीं, दोनों फंक्शनल से गुजरना होगा ताकि वो दो उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक, अब तरंग और समूह की अवधारणा हुई है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या होता है कि हमने डी ब्रोगली की समीकरण पढ़ी है। डी ब्रोगली की समीकरण क्या होती है? डी ब्रोगली की समीकरण होती है लैम्डा h इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। यहाँ p क्या होता है? समय होता है, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m, h अपॉन m। ठीक, ये डी ब्रोगली की समीकरण है जिसमें हमें बताया जाता है पार्ट होता है, मेथड होता है, वो द्वैतीय प्रकृति का होता है ना, द्वैतीय प्रकृति का होता है। हम उसमें ले सकते हैं, उससे डी ब्रोगली की समीकरण निकलती है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन md। ठीक है, जहां पर h क्या है? वहां पर h प्लांक नियतांक, क्या है? प्लांक नियतांक। ओके, और m क्या है? m है कण का द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान। और v क्या है? v है कण का वेग, कण का क्लियर। ठीक, इन सारी चीजों को हम पढ़ लेते हैं, हमने पढ़ी है, पढ़ रखी है, डी ब्रोगली की समीकरण भी पढ़ रखी है अच्छी तरीके से। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। अब हम देखते हैं, अब यदि हम मान लें कण की ऊर्जा, कण की ऊर्जा कितनी होती है? E। तो E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है h v। v यहाँ क्या है? आवृत्ति, क्या है यहाँ? आवृत्ति। ठीक, यहाँ ये भी रहेगी, वो भी रहेगी, तो इसको अगर हम चेंज भी करना चाहें तो आवृत्ति को n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम h n भी लिख सकते हैं, और n क्या है? n यहाँ पर आवृत्ति, ये रिप्रेजेंट जरूर करना है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा n क्या है? n एक आवृत्ति है। ठीक है ना, तो E बराबर h इंटू n, n क्या? आवृत्ति। ठीक, और h प्लांक नियतांक। चूंकि हमें आइंस्टीन का समीकरण भी है, ठीक, आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है? आइंस्टीन का समीकरण होगा E बराबर mc स्क्वायर। ये तो होता है E इक्वल टू mc स्क्वायर। यहाँ पर क्या है? आवृत्ति को निकालना है, तो आवृत्ति बराबर हो जाएगी E अपॉन h। क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है, तो n बराबर E अपॉन h आ जाएगा और E बराबर mc स्क्वायर अपॉन mc स्क्वायर। अब इसका मान होता है, पहले रखते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ऊर्जा समीकरण क्या होगा? ऊर्जा समीकरण होगा थीटा इक्वल टू E अपॉन h। E का मान हमने रख दिया mc स्क्वायर अपॉन h। क्लियर, तो ये आ गया आवृत्ति इक्वल टू mc स्क्वायर अपॉन h। क्लियर, अब हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं, ये हमारा एक समीकरण बन जाता है। ठीक है, क्लियर है, ये आवृत्ति बराबर आ जाती है यहाँ पर। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने एक सूत्र पढ़ा है या फॉर्मूला पढ़ा है तरंग चाल, आएगा तरंग चाल। जो तरंग चाल होती है वो तरंग और आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होती है। तो तरंग चाल है, मान लीजिए तरंग चाल हो जाती है हमारी u। ठीक, u आ जाएगा तरंग को लैम्डा कहते हैं, और तरंग चाल कितनी है? तरंग चाल को हम आवृत्ति को हमने क्या माना है? क्लियर है, तो अगर हम इसकी तरंग चाल u निकालते हैं तो लैम्डा का मान आता है h अपॉन m, कितना आता है? h अपॉन m v। क्लियर है, और आवृत्ति हमने निकाल रखी है यहाँ mc स्क्वायर अपॉन h, mc स्क्वायर अपॉन h। यहाँ h से h कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो जो चाल आएगी u बराबर आएगी c स्क्वायर अपॉन v। ठीक है, कण की चाल, कण की चाल u इक्वल टू आती है c स्क्वायर अपॉन v। इसमें हम एक चीज देखते हैं, यहाँ c स्क्वायर क्या है? यहाँ c बराबर क्या है? यहाँ c बराबर प्रकाश की चाल, ठीक, तो जब प्रकाश की चाल, और v बराबर क्या है? v बराबर है कण का वेग। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने योग्य
नहीं आएगा। ठीक, तो हम इस समीकरण से जानते हैं कि जो प्रकाश की चाल है वो कण की चाल की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, या यूं कह सकते हैं कि जो अधिकतम चाल होती है वो किसकी होती है? प्रकाश की। प्रकाश की अधिकतम चाल से अधिक चाल हम नहीं गदर कर सकते, या कोई भी कण प्रकाश की चाल से अधिक चाल से गदर नहीं कर सकता, उसको प्राप्त नहीं कर सकता। क्लियर है? और यही समूह वेग और तरंग वेग की अवधारणा का प्रोसीजर है। क्लियर है? नेक्स्ट